गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक है, आज हम अपने एसएसटी का लेसन 3 देख रहे हैं। इसका मैंने पहला पार्ट बनाया था, आपने देखा होगा। उसमें हमने उद्योग के बारे में देखा था कि उद्योग क्या होता है। हमने उद्योगों के प्रकार के बारे में देखा था। ठीक है, कृषि आधारित उद्योग देखा था। आज हम देखेंगे खनिज आधारित उद्योग। ठीक है, तो खनिजों से कच्चा माल प्राप्त करने वाले प्रमुख उद्योगों में लोहा, इस्पात, सीमेंट, धातु आदि उद्योग हैं। संपूर्ण औद्योगिक संरचना में लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग की संज्ञा प्राप्त है। अतः हम विशिष्ट उद्योग के रूप में लोहा इस्पात उद्योग का अध्ययन करेंगे। मतलब हम अब लोहा इस्पात उद्योग के बारे में देखेंगे। ठीक है, लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात आज के उद्योग जगत में भौतिक सभ्यता की रीढ़ है। ठीक है, आप जहां भी देखोगे तो आपको लोहा देखने को मिल जाएगा या उससे बनी हुई चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, मानव उपयोग की छोटी से छोटी वस्तु जैसे सुई, कील, पिन आदि से लेकर बड़ी बड़ी वस्तुएं जैसे मोटरसाइकिल, रेल, कारखानों की मशीनें आदि का निर्माण बिना लोहा इस्पात के संभव नहीं है। इन सब में जो लोहा है उसकी उपयोगिता है। ठीक है, अतः यह महत्वपूर्ण उद्योग है जिस पर राष्ट्र का आर्थिक विकास निर्भर करता है। प्राचीन काल में यह लघु उद्योग के रूप में था। दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित लगभग 1500 वर्ष पूर्व मेहरौली लोह स्तंभ भारत में इस उद्योग की प्राचीनता का स्पष्ट प्रमाण है। यदि हम बात करें जाए आधुनिक स्तर की, तो आधुनिक स्तर का पहला लोहा इस्पात कारखाना भारत में 1830 में तमिलनाडु राज्य के पोर्टो नोवा नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ठीक है, तमिलनाडु में 1830 में स्थापित किया गया था। और यदि बड़े पैमाने पर बात की जाए, वो तो एक चलो ठीक है शुरुआत थी, थोड़ा छोटा था। यदि हम बड़े रूप की बात करें जाए तो वृहत पैमाने का भारत का प्रथम लोहा इस्पात कारखाना सन 1907 में, ठीक है, जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड राज्य के साक्ची नामक स्थान पर खोला गया। इस स्थान को आज जमशेदपुर कहा जाता है। देखो, ये अपना क्वेश्चन भी बनता है कि भारत का बड़ा लोहा इस्पात कारखाना कहां पर है, तो हमको बताना है झारखंड में। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार द्वारा विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इस उद्योग को क्रमबद्ध व तीव्र विकास के प्रयास किए गए। यह उद्योग सार्वजनिक व निजी दोनों ही क्षेत्र में विकसित हुआ है और भारत सरकार ने इस उद्योग में समन्वय स्थापित करने हेतु स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना की, जो विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक संस्था है। ठीक है, अब हम उद्योग का केंद्रीकरण देख रहे हैं। आप पेज नंबर 51 पे देख सकते हैं। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चे माल के क्षेत्र में केंद्रित है। कच्चे माल के क्षेत्र में इस उद्योग की स्थापना का प्रमुख कारण इस उद्योग द्वारा अशुद्ध कच्चे माल का उपयोग करना है। इस उद्योग में लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, चूने का पत्थर तथा डेलोमाइट को प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये सभी पदार्थ वजनी, मूल्य में सस्ते तथा अशुद्धता से भरे होते हैं। हमारे देश में लोहा इस्पात उद्योग के केंद्रीकरण को कच्चे माल के अलावा परिवहन सुविधा ने भी प्रभावित किया है। ठीक है, कोयला व लौह अयस्क की खानों के मध्य रेल सुविधा प्राप्त स्थान इसी कारण इस उद्योग के केंद्र बने हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ठीक है, जमशेदपुर में स्थापित लोहा इस्पात कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है।
इसमें इस्पात के साथ गार्डर, सलाखें, चादर, रेल पटरियां तथा कांटेदार तार बनाए जाते हैं। लोहा इस्पात का उत्पादन के बारे में देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के लोहा इस्पात उद्योग के व्यवस्थित विकास से उत्पादन में निरंतर प्रगति हुई है। पिछले कुछ दशकों की यदि बात करी जाए तो पिछले कुछ दशकों में उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई है लोहा इस्पात के क्षेत्र में। ठीक है, 1970-71 में 70 लाख टन से बढ़कर 2005-06 में 492 लाख टन हो गया है। इस्पात उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में 9वां स्थान है और इस उद्योग से भारत में 5 लाख से अधिक मनुष्य प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने लोहा इस्पात के बारे में देखा है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे वो है वन आधारित उद्योग। ठीक, वन आधारित उद्योग। ठीक है, वन प्रकृति की अमूल्य देन है, सभी को मालूम है वन प्रकृति की अमूल्य देन है, जिनसे हमें लकड़ी, लाख, गोंद, छाल, पत्तियां, फल एवं औषधियां आदि अनेक वस्तुएं हमको प्राप्त होती हैं। वनों से प्राप्त इस सामग्री से कई उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। कागज, फर्नीचर, माचिस, रबड़, रेशम आदि उद्योग वन पर आधारित हैं। यहाँ वन आधारित विशिष्ट उद्योग के रूप में कागज उद्योग का विवरण दिया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रमुख वनोपज एवं लघु व कुटीर उद्योग। देखो, वन आधारित उद्योग की यदि हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे हमको वनों से जो कच्चा माल मिलता है जिससे व्यक्ति अपनी जीविका चलाता है, जिसके अंतर्गत हमको क्या मिलता है, बांस। ठीक है, तो प्राचीन काल से हमारे देश में बांस का उपयोग घर बनाने में होता है। इसके अतिरिक्त बांस का उपयोग कुटीर उद्योग के रूप में भी किया जाता है, जैसे चटाई बनाना, टोकरी, सूपा, शो पीसेस, गमला स्टैंड, लैम्प शेड जैसे कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण कुटीर एवं लघु उद्योग स्थापित किया जाता है। ठीक है, महुआ भी प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश के जंगल में महुआ बहुत पाया जाता है। आदिवासी स्त्रियां और बच्चे महुए के मौसम में सुबह के समय जंगलों में गीत गाते हुए जाते हैं और उन्हें बीनकर उसके फूल लाते हैं और उसको सुखाया जाता है। ठीक है, आंवला, मध्य प्रदेश के वनों में आंवला में वृक्ष बहुत से पाए जाते हैं और जो आंवला रहता है वो विटामिन सी से भरपूर पर्याप्त मात्रा में रहता है। बाहेडा, रीठा, शिकाकाई, लाख मुख्यतः प्लाश, कुसुम, बेर आदि वृक्षों पर रहता है। ठीक है, तथा इस कीट से लाख प्राप्त होता है। लाख का उपयोग खिलौने बनाने में, चूड़ियां, चपड़ी आदि बनाने में किया जाता है। आगे देखते हैं शहद, वनों से शहद भी प्राप्त होता है। ठीक है, गोंद, चिरौंजी मध्य प्रदेश के जंगलों में अचार के बड़े बड़े बहुतायत से पाए जाते हैं। अचार के छोटे छोटे फल होते हैं जिसके भीतर की गुठली से नरम बीज निकाला जाता है, उसे ही चिरौंजी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम 3.3 देखते हैं। आप अपने पेज नंबर 56 पे देखना, औद्योगों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान। तो औद्योगिक उपयोग के अनुसार ईसा से पूर्व भी भारत एक औद्योगिक देश था। भारत में निर्मित मलमल, रेशमी कपड़ा, आभूषण आदि विदेशों को निर्यात किए जाते थे, परंतु 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में हुई औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यहाँ के परंपरागत कुटीर उद्योगों को भारी क्षति हुई। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का स्थान धीरे धीरे सीमित होता गया और भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान हो गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के आर्थिक विकास हेतु औद्योगिक विकास की आवश्यकता को महसूस किया गया है और सन 1950 में राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना हुई है। ठीक है, उसके क्या लक्ष्य रखे गए थे, जैसे उद्योगों से उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि तथा पूंजी का निर्माण होता है। उद्योगों के बढ़ते योगदान से अर्थव्यवस्था के अन्य खंड जैसे कृषि, खनिज, परिवहन आदि में प्रगति होती है।
अनुसंधानों को बल मिलता है। ठीक है, अब हम औद्योगिक प्रदूषण के बारे में देखते हैं। तो वायु, जल और भूमि में किसी भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक अनचाहे परिवर्तन से जिससे प्राणी मात्र का स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को प्रभावी तौर से हानि पहुंचती है, उसे प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, प्रदूषण आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो कि वायु प्रदूषण होता है, भूमि प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है। ठीक है, अब इस प्रदूषण का मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रदूषित वायु मानव की श्वसन क्रिया को क्षति पहुंचाती है। इससे दमा, निमोनिया, गले में दर्द, खांसी के साथ ही कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग जैसे होने की संभावना रहती है। अब हम प्रदूषण नियंत्रण के उपाय देखते हैं। तो प्रदूषण नियंत्रण के उपाय में जैसे कारखानों में, तो कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई बढ़ाकर उनसे निकलने वाली हानिकारक गैसों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो उद्योग में कम प्रदूषण करने वाली प्रौद्योगिकियों को अपनाया जाना चाहिए। कारखानों में कम से कम प्रदूषण करने वाले ऊर्जा संसाधनों का उपयोग होना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा, जिससे कम से कम वातावरण प्रदूषित हो सके। जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, तो सड़क के किनारे तथा कारखानों के निकट खाली स्थानों पर हमें वृक्ष लगाने चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो हमारा लेसन 3 था, वो आज हमारा लेसन 3 कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम इसका लेसन नंबर 4 देखेंगे। धन्यवाद।